फिज़िकल मेथड्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन स्टार्ट की हुई थी, जिसमें आज हमने तीसरा पार्ट करना है रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन, कि रेडिएशंस के थ्रू कैसे स्टेरिलाइजेशन की जाती है। अब ये जो रेडिएशंस होती है ना, इसको बेसिकली ना हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक आती है आयोनाइजिंग रेडिएशंस। आयोनाइजिंग रेडिएशंस वो वाली रेडिएशंस होती हैं जो मटेरियल्स के अंदर आयंस को प्रोड्यूस कर देती हैं, और वो जो आयंस होते हैं वो जाके जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके डीएनए को जाके तोड़ देते हैं, और उनके अंदर जो प्रोटीन्स बन रही होती है, स्पेसिफिकली जो न्यूक्लियर प्रोटीन्स होती है, वही एब्रप्ट हो जाती है, यानी डैमेज हो जाती है, और वो बनती ही नहीं है। क्योंकि डीएनए अगर टूट जाएगा तो डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से ही प्रोटीन बनती है। तो उनकी जो प्रोटीन्स होती है या तो बनती ही नहीं है, या अगर बनती भी है तो उनमें म्यूटेशंस होती है। एज ए रिज़ल्ट वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल हो जाते हैं। और जो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं ये आइंस प्रोड्यूस नहीं करती हैं। वेवलेंथ इतनी कम होती है कि ये डायरेक्टली जाके इतनी लीथल होती हैं कि न्यूक्लियर जो प्रोटीन्स होती हैं या जो डीएनए के स्पेसिफिकली डैमर्स होते हैं, थायमीन डैमर्स, उनको जाके डैमेज करती है और म्यूटेशंस कॉज करती हैं। दोनों का मेन एक ही गोल है, दोनों का मोड ऑफ प्रिंसिपल एक ही है कि ये जाकर डीएनए को डैमेज करेंगे और डीएनए डैमेज करने की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो जाएगी। अब ये जो आयनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं इनको फर्दर तीन हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। एक एक्स रेज होती हैं, एक गैमा रेज होती हैं, एक कैथोड रेज होती हैं। तीनों का काम एक ही होगा, तीनों जाके आइंस प्रोड्यूस करेंगी या फ्री रेडिकल्स बनाएंगी, और वो जाके न्यूक्लियर मटेरियल्स को डैमेज कर देंगी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाएगा। और जो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं इनमें यूवी आती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आती हैं, और दूसरा इंफ्रारेड रेडिएशंस आती हैं। अब इनकी सेपरेट फुल डिटेल में जाते हैं कि बेसिकली एक्स रेज प्रोड्यूस कैसे होती हैं और ये लीथल कैसे होती है, और गैमा रेज और कैथोड रेज कैसे प्रोड्यूस होती हैं, कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए लीथल होती हैं, उनको डैमेज करती हैं और चीज़ों को स्टेरिलाइज करने में अहम रोल प्ले करती हैं। आयोनाइजिंग रेडिएशंस, अभी आपको बताया कि आयोनाइजिंग रेडिएशंस का बेसिकली नाम आयन से निकला है। ये आयोनाइजिंग का नाम आयन से निकला हुआ है। इसका मतलब ये होगा कि ये वो वाली रेडिएशंस होंगी जो आयंस प्रोड्यूस कर देती हैं। आयंस आपको बताया तब बनते हैं जब या तो कोई एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर दे या तो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करे। इसका मतलब ये है कि ये रेडिएशंस की वेवलेंथ इतनी ज़्यादा कम होगी, इतनी ज़्यादा कम होगी कि ये एटम्स के अंदर घुस के इलेक्ट्रॉन्स को भी बाहर निकाल देंगी और आयंस को प्रोड्यूस कर देंगी। और जिस रेडिएशंस की भी वेवलेंथ कम होती है उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और उसकी पेनिट्रेटिंग एबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। ये बात याद रखिएगा हमेशा, जिस भी रेडिएशंस की वेवलेंथ कम होती है उसकी पेनिट्रेटिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है हमेशा। अब ये याद रखें कि जो वेवलेंथ होती है ना, ये हर चीज़ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जो वेवलेंथ होती है ये मोमेंटम के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जो डी ब्रॉगली ने बताया था। वेवलेंथ जो है एनर्जी के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। वेवलेंथ आपके पास फ्रीक्वेंसी के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। हर चीज़ के ये वेवलेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और इसी तरह वेवलेंथ पेनिट्रेटिंग एबिलिटी के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जिस रेडिएशंस की वेवलेंथ कम होती है उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होती है और उसकी पेनिट्रेटिंग एबिलिटी भी ज़्यादा होती है। तो जो भी आयोनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं उनकी वेवलेंथ इतनी कम होती है कि एटम्स के अंदर घुस के इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देते हैं और आयंस बन जाते हैं या फ्री रेडिकल्स बनते हैं। अब वो जो आयंस या फ्री रेडिकल्स बनते हैं ना, वो जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के डीएनए के पास, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो डीएनए होता है उस डीएनए को तोड़ देते हैं। हमें पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी होते हैं, जो डीएनए वगैरह उनका होता है, वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही फ्लॉट कर रहा होता है। तो इनके लिए उनके साइटोप्लाज्म के अंदर घुसना बड़ा आसान काम है। न्यूक्लियस तो होता नहीं है कि न्यूक्लियस के न्यूक्लियर पोर्स हों और उसके अंदर घुसना मुश्किल काम हो। ये साइटोप्लाज्म के अंदर ही इनका डीएनए फ्लॉट कर रहा होता है। ये यहाँ से रेडिएशंस के जो फ्री आइंस होते हैं, रेडिकल्स होते हैं, उनके सेल मेम्ब्रेन को ईजिली क्रॉस करके अंदर जाते हैं और उनके जो डीएनए होता है या न्यूक्लियर मटेरियल्स होते हैं उनमें म्यूटेशन कॉज करते हैं, और एज ए रिजल्ट क्या होता है, म्यूटेशंस की वजह से वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाते हैं। इनका मेन ये प्रिंसिपल है। अब इनमें तीन रेज आती हैं, गैमा रेज आती हैं, एक्स रेज आती हैं और कैथोड रेज आती हैं। अभी आपको बताया दे आर हाईली पेनिट्रेटेबल, ये हाईली पेनिट्रेटेबल होती हैं यानी हर जगह में घुस जाती हैं, लिमिटिंग द रिस्क ऑफ कंटेमिनेशन, और कंटेमिनेशन के रिस्क को भी, कंटेमिनेशन का मतलब ये है कि मतलब जो जरासीम होते हैं जिनकी वजह से चीज़ें नॉन स्टेरिलाइज होती हैं उनके रिस्क को भी ये कम करती हैं। नॉर्मली जो ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन होती है वो अगर आप कर भी लेते हैं या मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन, तो आपको फिर भी ये रिस्क होता है कि यार अभी भी शायद मटेरियल जो है ना 100% स्टेरिलाइज ना हो। लेकिन अगर आप आयोनाइजिंग रेडिएशंस कर लेते हैं तो आपको 100% कन्फर्म होगा कि यार ये चीज़ें 100% स्टेरिलाइज हो गई हैं। और एंड में ये इट इज़ आल्सो नोन एज कोल्ड स्टेरिलाइजेशन, इनको कोल्ड स्टेरिलाइजेशन भी कहा जाता है। उसकी वजह ये है कि जब ये वाली स्टेरिलाइजेशन होती है ना तो टेम्परेचर नहीं बढ़ता, जब टेम्परेचर नहीं बढ़ता तो उसकी वजह से इसको कोल्ड स्टेरिलाइजेशन भी कहा जाता है। आयोनाइजिंग रेडिएशंस की पहली टाइप है एक्स रेज। एक्स रेज आपको पता है कि कैसे प्रोड्यूस होती हैं। जब भी हमारी कैथोड रेज जो होती हैं उनको अगर हम हाई एनोड के ऊपर यानी हाई एटॉमिक नंबर वाले एनोड के ऊपर स्ट्राइक करते हैं तो कुछ रेज निकलती हैं जिनको हम एक्स रेज कहते हैं।
एक्स रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं जिनकी वेवलेंथ इंतहाई कम होती है, और इंतहाई कम वेवलेंथ की वजह से इनकी एनर्जी भी बढ़ जाती है और इनकी पेनिट्रेटिंग एबिलिटी भी बढ़ जाती है। अब ये जो एक्स रेज होती है ना, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हम अपनी स्पेसिफिक वेवलेंथ वाली एक्स रेज प्रोड्यूस कर सकते हैं। यानी अगर आप चाहते हैं कि आपके पास 300 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ प्रोड्यूस हो, तो आप एक टारगेट ले लें, एक मिसाल के तौर पे एल्यूमिनियम ले लें, एल्यूमिनियम से भी आप एक्स रेज प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं 200 नैनोमीटर वाली प्रोड्यूस करें, 200 नैनोमीटर वाली भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, 250 वाली भी कर सकते हैं। हम हर वेव लेंथ की एक्स रेज प्रोड्यूस कर सकते हैं, हर फ्रीक्वेंसी वाली एक्स रेज प्रोड्यूस कर सकते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये होता है। अब इसी की वजह से जो है ना, अगर कोई ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका जो डीएनए है या न्यूक्लियर मटेरियल है वो हाईली कंडेंस फॉर्म में है, तो वो वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी एक्स रेज के थ्रू किल हो सकते हैं। यानी इनकी वेवलेंथ इतनी कम होती है, इतनी कम होती है कि ये जो सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं, सेल मेम्ब्रेन की प्रोटीन्स को क्रॉस करके साइटोप्लाज्म के अंदर पहुंच के जो न्यूक्लियर प्लाज्म होता है उसके अंदर जो डीएनए पड़ा होता है उनको ही तोड़ देता है और उनमें से इलेक्ट्रॉन्स निकाल देता है, और इलेक्ट्रॉन्स निकालने के बाद फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस कर देता है, और एज ए रिजल्ट वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं। दूसरा इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये यूनी डायरेक्शनल होता है। यूनी डायरेक्शनल का मतलब ये है कि अगर हमें किसी ख़ास टारगेट के ऊपर इसे रखना है या ख़ास स्पेसिफिक डायरेक्शन में इसको फॉल करवाना है, तो हम इजीली इसे ख़ास डायरेक्शन में फॉल करवा सकते हैं। क्योंकि आपने एक्सरे मशीन को भी देखा होगा कि एक्सरे मशीन, अगर आपने एक्सरेज टांगों के लेने हैं तो वो उसका जो हेड होता है वो सिर्फ टांगों की तरफ करता है और टांगों के एक्सरे लिए जाते हैं। इसी तरह अगर हाथ के एक्सरे लेने हैं तो हाथ को एक स्पेसिफिक पॉइंट पे रख के एक स्पेसिफिक डायरेक्शन से एक्सरेज फॉल की जाती है और एक्सरेज जो है ना आपके हाथ के निकल आते हैं, और आपकी अगर हड्डी वगैरह फ्रैक्चर हुई है तो ईजिली पता लग जाता है। तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि एक तो हम स्पेसिफिक वेवलेंथ वाली प्रोड्यूस कर सकते हैं, और दूसरा फ़ायदा इसका ये होता है कि हम इसे यूनी डायरेक्शनल वे में यूज़ कर सकते हैं, और यूनी डायरेक्शनल वे में यूज़ करके अपने डिज़ायर जो हमारे पास जो रिज़ल्ट्स होते हैं वो हासिल कर सकते हैं ईजीली। अब ये जो एक्स रेज़ होती हैं ना, ये नॉर्मली जो गैमा रेज़ होती हैं और कैथोड रेज़ होती है, यानी आयोनाइजिंग रेडिएशंस की 3 टाइप्स हैं, एक एक्स रेज़ है, गैमा रेज़ और कैथोड रेज़ है। उन तीनों में जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है और सबसे अच्छी जो स्टेरिलाइजेशन के लिए यूज़ होती है वो एक्स रेज़ ही होती हैं, क्योंकि एक्स रेज़ की आपको अभी बताया कि एनर्जी बहुत ज़्यादा है, एनर्जी बहुत ज़्यादा है, और जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है उसकी वेव लेंथ बहुत कम होती है और पेनिट्रेटिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो हाई पेनिट्रेटिंग एबिलिटी की वजह से इनकी जो स्टेरिलाइजेशन एबिलिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। अब एंड वाला पॉइंट ये है जी, एक्स रे स्टेरिलाइजेशन हैज़ हाईएस्ट DUR। अब DUR कहते हैं डोज यूनिफॉर्म रेशो। अब डोज यूनिफॉर्म रेशो क्या होती है? देखें, अगर आपने किसी भी किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करना है ना, उसके लिए आपको 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। एक आपको पता होनी चाहिए कि मैक्सिमम अमाउंट कितनी चाहिए आपको रेडिएशन की, और एक पता होनी चाहिए कि मिनिमम अमाउंट कितनी चाहिए आपको रेडिएशंस की। मैक्सिमम अमाउंट इसलिए चाहिए होती है क्योंकि अगर आप उससे ज़्यादा दे देंगे तो यार आप इंसानों के लिए भी नुकसानदेह होता है, क्योंकि ये जो रेडिएशंस होती हैं ना, ये कैंसर क्रिएट कर सकते हैं, स्किन इश्यूज़ क्रिएट कर सकती हैं, आइज़ कैंसर, स्किन कैंसर और भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट कर सकती हैं। और मिनिमम अमाउंट में इसलिए चाहिए होती है कि अगर मिनिमम अमाउंट पता नहीं होगी आपको, तो आपको पता नहीं लगेगा कि यार हमने इससे अगर कम रेडिएशंस दे दी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही नहीं मरेंगे। तो अब ये जो मैक्सिमम अमाउंट होती है और मिनिमम अमाउंट होती है, इन दोनों को अगर हम डिवाइड करवा दें तो हमारे पास डोज यूनिफॉर्म रेशो आती है, और वो डोज यूनिफॉर्म रेशो में ये बताती है कि कौन सी रेडिएशंस आपके लिए ज़्यादा बेस्ट है। जिसकी डोज यूनिफॉर्म रेशो जितनी ज़्यादा होती है वो इतनी ज़्यादा बेस्ट रेडिएशंस होती हैं स्टेरिलाइजेशन के लिए। तो जो एक्स रेज होती हैं इनकी डोज यूनिफॉर्म रेशो सबसे ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इसे काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है स्टेरिलाइजेशन वगैरह के लिए। दूसरी है गैमा रेज़। अब ये जो गैमा रेज़ होती हैं ना, ये हम नॉर्मली आसानी से प्रोड्यूस कर सकते हैं रेडियो एक्टिव मटीरियल को यूज़ करके। आपको पता है हम कार्बन को भी यूज़ करके गैमा रेडिएशंस प्रोड्यूस कर सकते हैं, और भी काफ़ी मटीरियल्स हैं, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, इन सारी चीज़ों को यूज़ करके हम गैमा रेडिएशन ईजिली प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब ये जो गैमा रेडिएशंस होती है ना, ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली कोबाल्ट 60 को यूज़ करके प्रोड्यूस की जाती है, या सीज़ियम 137 को यूज़ की जाती है। जो कोबाल्ट 60 होता है इसे मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है क्योंकि ये हाईली सोलूबल है, इसे न्यूक्लियर रिएक्टर्स में आसानी से डाला जा सकता है, सॉलिड फॉर्म में मिलता है, आराम से न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर डाल के रेडिएशंस प्रोड्यूस कर दी जाती हैं, गैमा रेडिएशन। अब ये जो गैमा रेडिएशंस होती हैं इनकी भी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और पेनिट्रेटिंग पावर भी बहुत ज़्यादा होती है। इसी वजह से जो गैमा रेडिएशंस होती हैं इसको भी मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज़ किया जाता है आफ्टर एक्स रेज। ये जो गैमा रेडिएशंस होती हैं ना, ये हर चीज़ को पेनिट्रेट कर सकती हैं, आपको पता है, सिवाय लेड के।
लेड के अलावा ये दुनिया की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको पेनिट्रेट ना कर पाए। तो इसीलिए ये क्या करती है, जल्दी जल्दी से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर पेनिट्रेट कर देती है और पेनिट्रेट करने के बाद उनके अंदर आइंस प्रोड्यूस करके उनको किल कर देती है। ये मोस्ट रैपिड मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन है। यानी अगर आपने स्टेरिलाइजेशन करनी है 2 से 3 मिनट के अंदर, तो आप जल्दी से गैमा रेस को यूज़ करें और 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर आपकी रैपिड स्टेरिलाइजेशन हो जाएगी। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ होती है या माइक्रो लैब होती है, मिसाल के तौर पे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, वहाँ पे आपने 1000 से ज़्यादा सिरिंजें बना लिया, उनके बड़े बड़े पैकेट्स बना लिया। अब आप चाहते हैं कि उनको फाइनल टच दे दिया जाए और फाइनली उन्हें कंप्लीट स्टेलाइज कर दिया जाए। तो 1000 जो आपने सिरिंजों के पैकेट्स बनाए हैं उनके वो गैमा रेस के ऊपर से गुजार दें और गैमा रेस क्या करेगी, 1 मिनट के अंदर अंदर उनको स्टेलाइज कर देगी। इसके अलावा जो आपने कैथीट्राज बनाए हैं या फूड मटेरियल्स हैं या मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाए हैं, जो चीज़ें बनाई हैं उनको रैपिड स्टेलाइजेशन के लिए 1-2 मिनट की स्टेलाइजेशन के लिए गैमा रेस को इस्तेमाल किया जाता है। ये हाईली पेनिट्रेटेबल होती हैं, 2 मिनट के अंदर अंदर सारी चीज़ों को स्टेलाइज कर देती हैं ये। लेकिन ये जो गैमा रेज होती हैं इनका एक आध नुकसान ये होता है कि ये जो गैमा रेज होती हैं ये प्रोड्यूस होती हैं रेडियो एक्टिव मटीरियल से। तो जो रेडियो एक्टिव मटीरियल होता है ना, उससे बहुत ही अच्छे तरीके से आपको इस्तेमाल करना होता है, यानी बहुत ही ज़्यादा प्रिकॉशंस चाहिए होते हैं। और उसके बाद जब आपने इसे इस्तेमाल कर लेना है तो उस इस्तेमाल करने के बाद उसे जो है ना डिस्पोज करना भी बड़ा मुश्किल काम होता है। ये जो है ना एक ख़ास प्रिकॉशन है गैमा रेडिएशंस की, जिसमें जो है ना एहतियात बरती जाती है। तीसरी उसकी टाइप है कैथोड रेस। अब ये जो कैथोड रेस होती हैं, आपको पता है कि कैथोड रेस को हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं, जिस तरह जे थॉमसन ने प्रोड्यूस की थी। डिस्चार्ज ट्यूब लेके कैथोड और एनोड के दरमियान हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से कैथोड से रेडिएशंस निकलती हैं और वो रेडिएशंस एनोड की तरफ ट्रैवल करती हैं। चूँकि ये कैथोड से निकलती हैं इसीलिए हम इसे कैथोड रेस कहते हैं। और इसकी भी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा कम होती है और एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है इसकी। अब ये जो कैथोड रेज होती है ना, इसको आजकल एक ख़ास इंस्ट्रूमेंट से प्रोड्यूस करते हैं जिसको इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटर कहते हैं। क्योंकि अब हम हर जगह या माइक्रो लैब में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में डिस्चार्ज ट्यूब तो नहीं लेके जा सकते। डिस्चार्ज ट्यूब तो बहुत छोटी होती है और डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर से कैथोड रेज निकलती भी नहीं है। तो इसीलिए हम एक इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटर को यूज़ करते हैं। ये एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर हाई पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है एनोड और कैथोड के दरमियान, और उससे फिर कैथोड रेज निकलती है। अब वो जो कैथोड रेज निकलती है ना, उसके आगे हमने एक इलेक्ट्रॉन गन लगाई होती है। इलेक्ट्रॉन गन का मकसद ये होता है कि आपने ना एक ख़ास डायरेक्शन में उसे फॉल करवा सकते हैं। तो अब इसका मेन फ़ायदा ये होता है कि अगर हमने कोई एंटीबायोटिक्स बना लिया है, हमने मेडिसिन्स बना लिया है, इसके अलावा अगर हमने वैक्सीन्स वगैरह बना लिया है या कोई वाइटामिन्स हैं, अब उनको अगर आपने स्टेरिलाइज करना है और उनके अंदर से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है वो कम करनी है, तो उसके लिए हम कैथोड रेस को इस्तेमाल करते हैं। अब बेसिकली हमारे पास एक डी वैल्यू होती है जिसको डेथ रेट वैल्यू कहते हैं। अब वो जो डेथ रेट वैल्यू होती है ना, वो हमें बताती है कि कौन सी रेस जो है ना सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। तो ये जो कैथोड रेस होती है ना, इसकी डेथ जो डी वैल्यू होती है ये बहुत ज़्यादा होती है। डी वैल्यू उस वैल्यू को कहते हैं कि जिस वैल्यू के ऊपर 90% माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ख़त्म हो जाए, यानी आपके 90% माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल हो जाएँ उस एक ख़ास टेम्परेचर पे, उस एक ख़ास जो आपके पास आइंस की कंसनट्रेशन होती है। तो अब उसकी जो डी वैल्यू होती है ना कैथोड रेस की, थोड़ी सी ज़्यादा होती है। इसीलिए हम इसको एंटीबायोटिक्स जैसे बेंजाइल पेनिसिलिन हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट हो गया या विटामिन्स वगैरह हो गया, इनकी स्टेरिलाइजेशन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें, एडवांटेजेस मैंने आपको बताया था कि जो भी मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन होता है उनके कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। सबसे पहला एडवांटेज ये है कि ये रैपिड स्टेरिलाइजेशन करता है। मैंने आपको बताया ना, जिस तरह गैमा रेज होगी है या इंफ्रारेड जो एक्स रेज होगी है या गैमा रेज होगी है, जैसे गैमा रेज होगी है या जैसे गैमा रेज हो गई हैं या एक्स रेज हो गया है, ये जो है ना 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर रैपिड स्टेरिलाइजेशन कर सकती हैं। तो पहला मेन फ़ायदा इसका ये होता है कि इससे हमें रैपिड स्टेरिलाइजेशन मिल जाती है, 2 से 3 मिनट के अंदर चीज़ें प्रॉपर स्टेरिलाइज हो जाती है। इसको इस्तेमाल करते हैं ओटी ऑपरेशन थिएटर के अंदर, LAF लैमिनर एयर फ्लो, जो माइक्रो की लैब होती है ना, उसको उसकी जो एयर होती है उसको स्टेरिलाइज करने के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। लैमिनर एयर फ्लो उसको कहा जाता है, और माइक्रो लैब में भी इससे इस्तेमाल कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह को किल करने के लिए। इट इज़ आल्सो कंपैटिबल विद द टेम्परेचर सेंसिटिव मटीरियल। जो टेम्परेचर सेंसिटिव मटीरियल होते हैं, जैसे आपके पास प्लास्टिक हो गया, जैसे रबड़ हो गया, जैसे ग्लव्स हो गए हैं, जैसे ग्लास हो गया, अब ये टेम्परेचर सेंसिटिव मटीरियल होता है। जैसे ग्लास होता है ना, ये टेम्परेचर के साथ साथ आहिस्ता ख़राब हो सकता है, रबड़ पिघल सकता है। तो ये जो टेम्परेचर सेंसिटिव मटीरियल होते हैं इनको भी इस मेथड्स के थ्रू आसानी से स्टेरिलाइज़ किया जा सकता है, क्योंकि ये कोल्ड स्टेरिलाइजेशन है, इसमें किसी किस्म का टेम्परेचर जनरेट नहीं होता।
इट कैन स्टेलाइज इंजेक्शन एंटीबायोटिक्स, अभी आपको बता दिया कि इंजेक्शन जो होते हैं एंटीबायोटिक्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स है, वाइटामिन है, इन सारी चीज़ों को इनके ज़रिए आराम से स्टेलाइज किया जा सकता है। और इट डज़ नॉट प्रोड्यूस एनी पोल्यूशन, इसके ज़रिए से कोई पोल्यूशन प्रोड्यूस नहीं होती है, ना नॉइस पोल्यूशन, ना वाटर पोल्यूशन कोई किस्म और ना ही कोई टॉक्सिक कंपाउंड्स प्रोड्यूस होते हैं। डिसएडवांटेजेस ये है कि सबसे पहले ये कैंसर प्रोड्यूस कर सकता है। जो भी एक्स रेज़ हैं, ये गामा रेज़ हैं, अब ये इनकी वेवलेंथ आपको पता है इतनी ज़्यादा कम होती है और पेनिट्रेटिंग एबिलिटी ज़्यादा होती है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर घुस सकते हैं। तो अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के डीएनए को डैमेज कर सकते हैं तो हमारे डीएनए को भी डैमेज कर सकते हैं। दूसरा ये है कि इट कैन डैमेज द स्किन ऑफ द यूज़र, ये स्किन कैंसर भी क्रिएट कर सकते हैं, उनकी स्किन को डैमेज कर सकते हैं, उनके अंदर छोटे छोटे से सुराख भी बना सकते हैं। इट रिक्वायर्स रेडियो एक्टिव मटीरियल, आपको बताया कि जो गैमा रेडिएशंस होती हैं उनके लिए रेडियो एक्टिव मटीरियल चाहिए होता है, जैसे कोबाल्ट 60 हो गया, सीजियम 137 हो गया। अब वो जो रेडियो एक्टिव मटीरियल होता है ना, वो बड़ी मुश्किल से मिलता है, और अगर वो मिल भी जाए तो उसको जो है ना मेन न्यूक्लियर रिएक्टर में उसका रिएक्शन परफॉर्म करना होता है और गैमा रेडिएशन प्रोड्यूस करनी होती है। लेकिन हॉस्पिटल में इतनी ख़ास जो है ना फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं मौजूद होती, तो उसकी वजह से जो गैमा रेडिएशंस होती हैं वो ऑल डायरेक्शन में स्प्लिट होने का ख़तरा होता है। नॉर्मली जब भी गैमा रेडिएशन प्रोड्यूस होती है तो सारी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होती है, जिस तरह सूरज की रेडिएशन होती हैं। तो अब ये जब सारी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होती है ना, तो ये ख़ास टारगेट के ऊपर फॉल नहीं करती, हर डायरेक्शन में जाती हैं और हर डायरेक्शन में ये नुकसान पहुँचा सकती हैं। तो दूसरा, अगर आपने रेडिएशन प्रोड्यूस कर भी लिया है तो उसके बाद जो रेडियो एक्टिव मटीरियल आपके पास बचा है उसको प्रॉपर्ली एक्सपोज करना होता है, यानी एक ख़ास जगह पर उसको जो है ना जाके दफनाना होता है, ताकि वो नॉर्मली जो है ना और ज़्यादा रेडिएशन निकाल ना सके और उसकी वजह से दूसरे लोगों को नुकसान ना पहुंच सके। हाईली कॉस्टली, ये बड़ी कॉस्टली होती है। जो एक्सरेज की मशीन होती है आपको पता है कि कम से कम वो 2-2.5 करोड़ रुपए तक की होती है, या नॉर्मली करोड़ रुपए तक की होती है, इतनी महंगी होती है। और ट्रेन स्टाफ भी आपको चाहिए, यानी हर एरे लथू बंदा नहीं कर सकता, कोई ट्रेन स्टाफ आपको चाहिए होता है जिसको एक्सरेज की मशीन या गैमा रेज इस्तेमाल करनी आती हो या कैथोड रेज की ट्यूब इस्तेमाल करनी आती हो, जिसकी वजह से वो स्पेसिफिक आपको डिज़ायर रिजल्ट्स दे सके और स्टेलाइजेशन आपकी मर्ज़ी की हो सके। अब अगर हम नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस की बात करें तो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस आइंस तो प्रोड्यूस नहीं करती हैं। इसका मतलब ये है कि इनकी जो वेवलेंथ होगी वो आयोनाइजिंग रेडिएशंस के मुकाबले में कम होगी, लेकिन ये भी लीथल है, यानी ये भी क्या कर सकती हैं, ये भी जाके उनके डीएनए को डैमेज कर सकती हैं। इनमें भी इतनी कैपेबिलिटी होती है। इनमें स्पेसिफिकली 2 किस्म की आती हैं, एक यूवी रेडिएशंस आती है और एक इंफ्रारेड आती है। इंफ्रारेड की वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है लेकिन यूवी की बहुत कम होती है, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। अब जब उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है ना, तो नॉर्मली हम नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस में यूवी रेडिएशंस को यूज़ करते हैं, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं। अब इसको इस्तेमाल किया जाता है ऑपरेशन थिएटर में, जिस तरह आपने गैमा रेडिएशंस को इस्तेमाल किया था ऑपरेशन थिएटर में, लेमिनर एयर फ्लो में और वाटर ट्रीटमेंट में स्पेसिफिकली इस्तेमाल किया जाता है। जो भी वाटर होता है ना, अगर हमने उसको स्टेलाइज करना है तो वाटर की स्टेलाइजेशन के लिए या तो क्लोरीन की पिल्स डाली जाती हैं या तो हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को उसको स्टेलाइज करते हैं। स्पेसिफिकली जो गंदा पानी होता है ना, जो गंदा पानी होता है या जो कचरा वगैरह होता है उसके अंदर जो पानी पड़ा हो, अगर उसको आपने स्टेलाइज वगैरह करना है, या डर्ट पार्टिकल या स्पेसिफिकली जो समंदर का पानी होता है उसको उसमें से जो साल्ट्स वगैरह होते हैं वो निकालने के बाद उसको स्टेलाइज करते हैं। अब वो स्टेलाइजेशन भी अब आपने करनी है तो उसके लिए आपके पास अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होनी चाहिए। तो अल्ट्रावायलेट की रेडिएशन की जो रिकमेंडेड डोज़ है, रिकमेंडेड डोज़ का मतलब ये है कि जो मैक्सिमम डोज़ है, ना इससे आप ज़्यादा दे सकते हैं और ना इससे कम दे सकते हैं, वो 250 से 300 नैनोमीटर तक है। यानी अगर आप 300 नैनोमीटर देंगे तो वो मैक्सिमम डोज़ है, इसके दरमियान ये इफेक्टिव होगी और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देगी। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, अगर हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की बात करें, चूँकि नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस की 2 टाइप्स होती है, एक अल्ट्रावायलेट है और एक हमारे पास है इंफ्रारेड। तो अगर हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की बात करें तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आपको बताया कि एसेप्टिक कंडीशन को मेंटेन करने के लिए जो एयर होती है ना, नॉर्मली जो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस होती है इसको ना एयर को स्टेरिलाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या वाटर को या एयर को। जो एयर होती है वो ना आप ड्राई हीट से कर सकते हैं, ना मॉइस्ट हीट से कर सकते हैं, किसी भी चीज़ से नहीं कर सकते। एयर को स्टेलाइज करने के लिए बेसिकली नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस चाहिए होती हैं। अब उसमें नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में सबसे बेस्ट रेडिएशन है यूवी रेडिएशन। अब ये जो यूवी रेडिएशंस होती है ना, आपको एसेप्टिक कंडीशन को मेंटेन करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करती हैं, ये प्ले करती है। एसेप्टिक कंडीशन आपको हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर में चाहिए होती है, आपको माइक्रो की लैब में चाहिए, आपको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में चाहिए। जहाँ जहाँ पर भी एसेप्टिक कंडीशन चाहिए वहाँ पर आप यूवी रेडिएशन को यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली इसे लेमिनर एयर फ्लो में इस्तेमाल किया जाता है। लेमिनर एयर फ्लो ये होता है कि आपने ना जिस कमरे में आपको एसेप्टिक कंडीशन चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि हवा वहाँ पे स्टेरिलाइज हो जाए, तो आप उसे वहाँ पे क्या करना होता है कि आपने ना एक बहुत बड़ा जो है ना यूवी लैंप लगाया होता है। अब वो यूवी लैंप को लगाने के बाद आप क्या करते हैं कि 30 मिनट के लिए ना इस यूवी लैंप को ऑन करके कमरे के दरवाजे और खिड़कियाँ सारी चीज़ें बंद करके बाहर निकल जाते हैं और 30 मिनट तक वो एयर स्टेरिलाइज होती रहती है। उसके बाद आप अंदर आते हैं और सारी की सारी एयर स्टेरिलाइज हुई होती है यूवी रेडिएशन के थ्रू। एक आर्टिफिशियल यूवी लैंप होता है।
आर्टिफिशियल यूवी लैंप होता है जिसकी वेवलेंथ होती है 150 टू 300 नैनोमीटर वेवलेंथ वाली वेवलेंथ प्रोड्यूस करता है। उसके ज़रिए से यूवी रेडिएशंस क्या काम करती है, एयर को स्टेलाइज करती है। अब इनका जो मैकेनिज्म होता है वो मैकेनिज्म ऑफ स्टेलाइजेशन क्या है? मैकेनिज्म ऑफ स्टेलाइजेशन आपको बताया कि ये डीएनए को डैमेज करती हैं और डीएनए को डैमेज करने के बाद थायामीन के डायमर्स बनाती हैं। थायामीन का डायमर्स क्या होता है? आपको पता है कि आपके पास जो है ना 4 किस्म के नाइट्रोजीनस बेसिस होती है, एडेनिन, थायामीन, गोवानिन और साइटोसिन। उसमें जो थायामीन के डायमर्स होते हैं ना, तो थायामीन के डायमर्स को ये जाके तोड़ देती है। यानी आपको पता है कि एडिनिन जो होती है ना वो थायामीन के साथ जुड़ी होती है, तो एडिनिन और थायामीन के जो बॉन्ड्स होते हैं वो तोड़ देते हैं। और इसी तरह जो पिरिमिडीन्स के बॉन्ड्स होते हैं वो भी एडिनिन और थायामीन ही है, जिनके दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है। उनके बॉन्ड्स को तोड़ दिया जाता है और तोड़ने के बाद उनका जो डीएनए होता है उनमें म्यूटेशन आ जाती है, उनके से प्रॉपर आरएनए नहीं बनता, ट्रांसलेशन सही नहीं होती है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं। अब ये जो यूवी रेडिएशंस होती है आपको पता है 30 मिनट्स के लिए इस्तेमाल की जाती है और कमरे वगैरह के दरवाजे वगैरह बंद कर दिए जाते हैं। लास्ट है हमारे पास इंफ्रारेड रेडिएशंस। अब ये जो इंफ्रारेड रेडिएशंस होती है ना, ये इंफ्रारेड रेडिएशंस की ना वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है। आपको इंफ्रारेड, रेड से ये लफ्ज़ निकला है और आपको पता है रेड लाइट की वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा उसकी एनर्जी कम होती है। तो ये जो इंफ्रारेड रेडिएशंस होती है ना, इनकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है, एनर्जी बहुत कम होती है। ये अक्सर ना टीवी के जो टीवी होता है ना उससे उधर से भी निकल रही होती हैं और टीवी के रिमोट से भी निकल रही होती हैं। तो आपको पता है अगर आप टीवी के रिमोट से आप दूर से बैठ के जो है ना टीवी का चैनल चेंज कर सकते हैं, तो अगर आप टीवी का रिमोट टीवी के दरमियान में आप गुजर भी जाएँ तो आपको कुछ होता नहीं है, उससे इंफ्रारेड रेडिएशंस बेसिकली निकल रही होती हैं। तो जो इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं ये इतनी ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होती हैं, तो इसीलिए थोड़ी सी सिरिंजेस वगैरह को, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह को स्टेलाइज करने के लिए हम इंफ्रारेड रेडिएशंस को यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं इनकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ना तकरीबन सेम होती हैं जो आयनाइजिंग रेडिएशन की तरह, यानी ये कैंसर काज करती हैं वगैरह वगैरह। बस इसकी थोड़े से एक दो डिफरेंसेस हैं, वो ये हैं कि यार इट डज़ नॉट पेनिट्रेट गिलास। आपको अभी बताया कि जो गिलास होते हैं, पेपर होते हैं, डर्ट होते हैं, प्लास्टिक होते हैं, ये उनमें नहीं घुस सकती हैं क्योंकि इनकी जो पेनिट्रेटिंग एबिलिटी है थोड़ी सी कम है, स्पेसिफिकली जो इंफ्रारेड रेडिएशंस है। और हाईली कॉस्टली है, जिस तरह वो कॉस्टली थी इस तरह ये भी कॉस्टली है। स्पेसिफिकली जो यूवी लैंप है, यूवी लैंप अगर आपने लगाना है उसके लिए भी तकरीबन करोड़ों रुपया चाहिए होता है और इट कैन आल्सो काज कैंसर, और इसकी वजह से भी कैंसर होता है। तो ये था हमारे पास सारा का सारा आयनाइजिंग और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन से रिलेटेड। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट्स करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।